नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं वो फायर ब्रांड नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में सत्ताधारी दल की नाक में दम कर रखा है और आम आदमी की झाड़ू से वो अच्छों को झाड़ पोंछ कर साफ सुथरा करने की इस मुहिम में लगे हुए हैं। जी, संजय सिंह हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। नए साल की शुभकामनाएं। आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। झाड़ू आपने जितनी जोर से पकड़ी है वो बल्ले की तरह है और आप हर बाउंसर को बाउंड्री पार भेज रहे हो। वजह क्या है इसकी? इतना हमलावर हो जाना, 10 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाना और उसके बाद आपकी तड़ातड़ बैटिंग होना, ये ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोगों ने अपने राजनीतिक दल की शुरुआत की, उस वक्त कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों पार्टियां मजाक उड़ाती थीं कि ये हवा में उड़ जाएंगे, कहीं दिखेंगे नहीं। पहले चुनाव में हम दिल्ली में सरकार बनाए, 2013 में 28 सीटें आईं। फिर 2015 में कहा कि अब तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गए, 14 का चुनाव हम लोग बुरी तरीके से हारे थे। फिर हम 67 सीटें लेके आए। फिर 2020 में गली गली में पर्चे बांटा गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, पूरा रैली सभाएं सबकी पूरी जोर ताकत लगा दी। फिर 62 सीटें हमारी आईं। हम पंजाब गए, पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीते। हम गोवा में गए, सुदूर राज्य में, वहाँ भी हमारी 6.5% वोट और 2 सीटें आईं। गुजरात जैसे राज्य में जो बीजेपी की प्रयोगशाला कही जाती है, वहाँ पे हमको 41 लाख वोट मिला, 5 सीटें आई। तो देश की जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी पे जम रहा है। बड़ी बात यह है, कोई हमारा चेहरा देख के हमको वोट नहीं दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का काम देख के वोट दे रहे हैं। केजरीवाल जी का काम क्या है? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, हर चीज को मुफ्त लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी की इस्तेमाल की चीजें, उनकी जिंदगी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो निःशुल्क देकर भी मुनाफे का बजट देने वाला जो एक मॉडल है, मुझे लगता है कि इसको लोग सराह रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही है। तो मुझे लगता है ये हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण है कि हम वोट लेके सोते नहीं, बल्कि जनता से किए गए वादों को पूरा करते हैं। राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे चुनौती क्या? भगवंत मान जी ने 1 जुलाई से पूरे पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब 63 लाख परिवारों का अगर जीरो बिजली का बिल आ रहा है, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक बन गया, 25,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। तो लोगों का विश्वास जम रहा है। ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टर्स पे कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, माइनिंग पे तो मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी जिन वादों को करके जनता के बीच में आती है और वोट लेती है, उस पर खरे उतर रहे हैं हम लोग। और यही कारण है कि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर तय। कितनी बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे? क्योंकि आपसे पहले केवल 7 दल ऐसे थे जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे जाने जाते थे। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी का ही नंबर आता है। बाकी चाहे एनसीपी हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अटरम सटरम जो भी पार्टियाँ हैं, वो कहीं हैं नहीं। देखिए, अगर आप आज की तारीख में बात करेंगे तो 2 राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी कांग्रेस बीजेपी को अगर आप छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी है। तो निश्चित तौर पे एक विकल्प के तौर पे इन दोनों राजनीतिक दलों के अलावा लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। और क्यों पसंद कर रहे हैं? जैसा मैंने आपको कहा, हमारे शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, बिजली का मॉडल, पानी का मॉडल, केजरीवाल जी का जो मॉडल है, केजरीवाल की जो इकोनॉमिक्स है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं कि हर चीजें मुफ्त में और निःशुल्क उपलब्ध कराकर भी मुनाफे का बजट कैसे दिया जा रहा है। ये कौन सा अर्थशास्त्र है? हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, लेकिन ये केजरीनॉमिक्स है। हाँ, ये केजरीनॉमिक्स है क्या? इसको 1 मिनट में समझिए। एक मोदी जी का अर्थशास्त्र है जो चंद पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए बांट के उनको अमीर बनाने का काम करता है। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। 5.5 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया गया। देश की तमाम संपत्तियां, रेलवे हो, सेल हो, कोल इंडिया हो, बीपीसीएल हो, एलआईसी हो, एफसीआई हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्टेडियम हो, सब कुछ बेचा जा रहा है। तो एक तो अर्थशास्त्र है मोदी जी का जो अपने चंद पूंजीपति मित्रों को अमीर बना रहे हैं और उनसे कह रहे हैं सेफ पैसेज है तुम्हारे लिए, हिंदुस्तान छोड़ के भागो, लूटो और भागो, लूटो और भागो। विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया।
नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया। मैंने कहा भाई ललित मोदी को तो पकड़ लो, तुम्हारी एनआईए, सीबीआई, ईडी क्या कर रही है? कहने लगे हमें पता ही नहीं ललित मोदी का। तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, नरेंद्र मोदी को भगा रहे हैं। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, नरेंद्र मोदी जी को ललित मोदी नहीं मिल रहा है। आप बताइए क्या इसको समझेंगे आप? अरे पर्सनल मामला भाई। नहीं पर्सनल नहीं, मैं कह रहा हूं इसको आप क्या समझेंगे बताइए आप। सुष्मिता सेन जी से ही हमारी सीबीआई पूछ लेती कि हमारी मदद कीजिए, हमारी ईडी पूछ लेती सुष्मिता सेन जी हमारी मदद कीजिए, ललित मोदी को हम लोग नहीं पकड़ पा तो रहे। मोदी जी थोड़ा भगा दिए इन सब लोगों को। अच्छा नहीं भगा दिए तो आप बताइए कैसे खुलेआम बाहर घूम के चिढ़ा रहे हैं आपको? कैसे चिढ़ा रहे हैं? आपका अगर 2 लाख रुपए बाकी हो अतुल जी, तो आपके घर पे चिट्ठी पहुंच जाएगी, आपके घर पे तहसीलदार पहुंच जाएगा। किसी स्टूडेंट का अगर स्टूडेंट्स लोन लिया है, उसने अपनी पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए बाकी है, तो उसका कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देंगे, उसके माँ बाप को भी बिठा लेंगे कि तुम तो कर्जदार हो। अभी पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि भाई जिन लोगों का 11 लाख करोड़ रुपए तुमने माफ किया है, उनका कम से कम नाम तो बता दो। सरकार कहती है हम नाम नहीं बताएंगे। तो मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों की पतिव्रता पत्नी हो गई है। जैसे हमारी भारतीय परंपरा में पतियों का नाम नहीं लेते, उसी तरीके से अपने पूंजीपति मित्रों का नाम मोदी जी की सरकार नहीं ले रही। यह है मोदी जी का अर्थशास्त्र। अब आ जाइए केजरीवाल का अर्थशास्त्र क्या है? केजरीवाल नॉमिक्स ये है कि सबको निःशुल्क सुविधाएं अगर आप देते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, जब ये सब कुछ आप करते हैं तो आम आदमी के जेब में बचत होता है। चंद पूंजीपतियों के पास बचत नहीं होती, चंद पूंजीपतियों के पास काला धन इकट्ठा नहीं होता, आम आदमी के जेब में बचत होती है। और जब आम आदमी के जेब में बचत होती है तो वो काला धन के रूप में अपने बक्से में बंद नहीं करता, उसको बाजार की अर्थव्यवस्था में उसको खर्च करता है। इसलिए दिल्ली में मुनाफे का बजट है, दिल्ली का महंगाई का दर पूरे देश में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार का आंकड़ा है, दिल्ली का महंगाई का दर पूरे देश में सबसे कम है। ये है केजरीनॉमिक्स। ठीक है, एक बार तो ये बुनियादी फर्क। एक बार फिर से राष्ट्रीय पार्टियों में लौटता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी, बाकी जो दल हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड तथाकथित राष्ट्रीय कहते हैं, जो कहीं हैं नहीं, तो क्या आपको लगता है कि अब उनकी राष्ट्रीय दलों के तौर पे मान्यता समाप्त हो जानी चाहिए? देखिए ये तो चुनाव आयोग को तय करना है और हर राजनीतिक दल अपने स्तर पे प्रयास करता है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्तर पे प्रयास किया। तो ये प्रयास सफल क्यों हुआ? ये प्रयास इसलिए सफल हुआ कि वादे से ज्यादा काम करके हमने दिखाया, अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया जमीन पे। इसलिए हमारे ऊपर लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ रहा है। इसीलिए हमारे राजनीतिक दल का विस्तार दिल्ली, दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गोवा, गोवा के बाद गुजरात, और अब पूरे देश में हम फैल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा संकेत है और आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में अब लोगों के सामने आ गई। लेकिन आम आदमी पार्टी का काडर नहीं है भाई साहब। ऐसा आरोप लग रहा है कि आप लोग केवल मीडिया की फुसफुसी हो, आप लोग मीडिया में पैसा खर्च करते हो। हालांकि मैं भी मीडिया वाला हूं, चैनल का मालिक हूं, संपादक हूं, तो हम भी विज्ञापन लेते हैं आपसे, लेकिन हमको कम मिलता है, बाकी लोगों को ज़्यादा मिलता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप लोगों के पास कोई काडर नहीं है, आप लोग केवल मीडिया की पार्टी हो, 10-11 लोग हो, क्रिकेट टीम भी नहीं बनती जीतते में। तो आम आदमी पार्टी जो है और कहती है कि मैं राष्ट्रीय पार्टी। देखिए ऐसा है कि दिल्ली में जब जब हम चुनाव लड़ते हैं यही कहते हैं लोग कि काडर नहीं इनके पास, कैसे हम 62 सीटें 67 सीटें लेके आए। पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे थे, कह रहे थे संगठन नहीं इनके पास, कैसे हम 92 सीट लेके आए। गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे, बोले गुजरात में तो कुछ है ही नहीं है इनका, कैसे हम 41 लाख वोट लेके आए और कैसे 5 सीटें लेके आए और कैसे 35 जगहों पे हम सेकंड है वहां पे, कैसे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस गलतफहमी में रहे। और देखिए मीडिया आज की तारीख में हमारे छोटे से छोटी गलतियों पर भी मीडिया जिस प्रकार से आक्रामक रहता है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आक्रामक रहती है, वो किसी से छिपा है क्या? लगातार झूठी खबरों का प्रसारण भारतीय जनता पार्टी करवाने के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े चैनलों पे दबाव बनाती है कि ये खबर चलाओ, झूठी ही सही हो, चलाओ इसको। आप हमारी सरकार की हालत क्या कर दी इन्होंने मालूम है आपको?
8 वर्षों में क्या क्या किया हमारे साथ? मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा, स्वास्थ्य मंत्री के घर पे सीबीआई का छापा, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के घर पे इनकम टैक्स के छापे, 45 विधायकों पे फर्जी मुकदमे जिसमें बाद में कोर्ट से फटकार लगी, 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी से जांच कराई, कुछ नहीं निकला बाद में। हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले आए थे। हमने कहा भैया इसको पकड़ने के लिए 40 की क्या जरूरत? बोले जबड़ा चेक करना है। ये हालत है। जबड़ा क्यों चेक करना है? नहीं, जबड़ा क्यों चेक करना है? नहीं, उन्होंने कहा कि साहब इनकी आज पति पत्नी दोनों आराम से साथ में रह रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी, हो सकता है उस वक्त कोई नाराजगी रही हो, लेकिन इतना ज्यादा उस मुद्दे को बढ़ाकर और एक विधायक को बदनाम करने में पूरी की पूरी सरकार और तंत्र लग गए। तो किस तरह से काम कर रहे हैं आप बताइए। सत्येंद्र जैन पे जो मुकदमा है ईडी का, जब कोर्ट ने 3 बार पूछा भाई कोई साक्ष्य तो दो, कोई साक्ष्य तो दो, कोई साक्ष्य तो दो, तो सरकार कहती है अरे भाई हमको तो जज ही पसंद नहीं है, हमें जज बदलना है। और जज बदल गया और आज तक जमानत नहीं मिली सत्येंद्र जैन की। भारत के इतिहास में पहली घटना है। वो तो मसाज करवा रहे हैं, बताते हैं कि जिसने अपनी बच्ची के साथ बलात्कार किया उसी से मसाज करवाना है। अच्छा, जैन साहब। ऐसा है। और फुटेज वगैरह बीजेपी वाले दे रहे हैं। मसाज आपने देखा था चिन्मयानंद का? हाँ देखा तो था। मसाज तो वही था। नहीं, मसाज तो वही था। देखिए ऐसा है, सत्येंद्र जैन कोरोना के समय में अपने पिता की मृत्यु के बाद भी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे। सत्येंद्र जैन जिंदगी और मौत से लड़कर बाहर आए, वो खुद कोरोना से ग्रसित हुए। सत्येंद्र जैन को रेगुलर ट्रीटमेंट चलता है और उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और आप मुझे बताइए, अगर एडवाइज्ड है उनके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में कि उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, मसाज की जरूरत है, तो एक घटना तो वो हो गई। और दूसरी घटना हुई, भगवा की बात ये लोग करते हैं, भगवा पहनने वाले इनके पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद जी का जो वीडियो आया था, वो तो कोई चैनल दिखा भी नहीं सकता। सत्येंद्र जैन का तो मसाज का वीडियो दिखा दिया ना सारे लोगों ने, चिन्मयानंद का दिखाइए, दिखा सकते हैं आप अपने चैनल पे। तो इसलिए किसको किसको कितनी वो अजय मिश्रा टेनी इनके गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को किस किस तरीके की वीआईपी सुविधाएं जेल में मिलती थी, इसकी खबरें आई नहीं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब वो जेल में थे तो किस तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट, वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलता था। तो इसलिए इस बहस में पड़ेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि डाकू गब्बर सिंह से हमें अहिंसा पे उपदेश नहीं लेना है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई, आकंठ डूबी हुई एक ऐसी पार्टी है जिसको कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बोलने का एक शब्द भी अधिकार नहीं। और बात ये क्यों कह रहा हूं, ये सुनिएगा आप। इनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पे पकड़ा गया। इनके एक नेता थे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने कहा पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। इनकी पार्टी की हालत यह है कि मुकुल राय नारदा शारदा स्कैम में फंसते हैं, बोले तुम्हारे लिए टीएमसी ठीक नहीं, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देंगे। उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। शुवेंदु अधिकारी नारदा शारदा स्कैम में फंसते हैं, बोले हमारी पार्टी में आओ, तुमको हम नेता विरोधी दल बना देंगे। फिर हेमंत विश्व शर्मा जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का बुकलेट जारी किया था, उस हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाते हैं। येदुरप्पा जिनके खिलाफ माइनिंग घोटाले हजारों करोड़ रुपए की सीबीआई जांच चलती है, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स के ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं करते। व्यापम घोटाले में फंसे शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी ही है आपके लिए। क्या क्वालिफिकेशन है? भ्रष्टाचार कीजिए, गुंडई कीजिए, माफियागिरी कीजिए, बलात्कार की घटनाओं में शामिल हो जाइए, लेकिन उनकी पार्टी में चले जाइए तो वॉशिंग मशीन से धुल के आपको एकदम रिन साबुन की तरह चमका देंगे। बिल्कुल रिन साबुन से धुल के आपको चमका देंगे। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि जो है आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे रहते हो, कांग्रेस के बाद अब आप लोग आ गए हो। अब वो कई बार केजरीवाल जी को ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि साहब ये तो अरे मुस्लिम परस्त है, तो ये नक्सली है, अर्बन नक्सली है, अरे तो आतंकवादियों खालिस्तानियों का जो नेता है। अब ये सब कहा जाता है जो है। किस चीज के लिए?
किस चीज के लिए कहा जाता है? आप बताइए ना। हाँ, तो अब ये आप कहता है बताइए बीजेपी वाला ना, कहता है। इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कौन सा दल करता है? भारतीय जनता पार्टी। दंगे फसाद गुंडई लफंगई करने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। आज जो मुस्लिम परस्त होने की बात करते हैं और बार बार एक मुद्दा ये लोग उठाते हैं कि इमामों की तनख्वाह, इमामों की तनख्वाह। आप मुझे बताइए, तो आप ही लोग दे रहे हो सर, इमामों की तनख्वाह कब से मिल रही है? आपको पता है, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से ये बात बताना चाहूंगा और बीजेपी के नेताओं को बैठा के पूछिएगा आप। 1993 में जमील इलियासी नाम के इमाम संगठन के अध्यक्ष ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका की 1993 में, और कहा कि वक्फ बोर्ड को जो आमदनी होती है संपत्तियों से, जो वक्फ बोर्ड के अधीन उनकी संरक्षा और सुरक्षा में जो मस्जिदें हैं, वहां के इमामों को तनख्वाह मिलनी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, संजय सिंह ने फैसला दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, आम आदमी पार्टी ने दिया। अब आ जाइए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को कौन कौन सा राज्य मानता है और कब यह लागू हुआ? ऑन रिकॉर्ड आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, और बीजेपी के नेताओं को बिठा के ऐसे ही पूछिएगा जैसे मुझसे पूछ। बिल्कुल बिल्कुल पूछूंगा। मदन लाल खुराना जी के समय में इमामों को तनख्वाह दी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। साहेब सिंह वर्मा जी के समय में इमामों को तनख्वाह दी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित के समय में भी इमामों को तनख्वाह दी जाती थी। आगे आ जाइए, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, इमामों को तनख्वाह मध्य प्रदेश में दी जाती है। हरियाणा में खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, इमामों को तनख्वाह दी जाती है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इमामों को तनख्वाह दी जाती है। बिहार में तनख्वाह दी जाती है इमामों की, अभी तक वहां कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। केरल में इमामों को तनख्वाह दी जाती है, बंगाल में इमामों को तनख्वाह दी जाती है। आप मुझे बताइए, तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना है, झूठा प्रचार करना है, कुछ भी बोले जाना है, न सिर देखना है न पांव देखना है। तो इस दुष्प्रचार से, और भारतीय जनता पार्टी बुद्धिहीनों का एक महासंगठन है, तो उनको कुछ सोचने समझने की जरूरत। अरे भाई, जो नहीं, आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में फैसला दिया इमामों की तनख्वाह का। खुद इनकी दो दो मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी यहां इमामों को तनख्वाह देते थे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हिंदी खबर पे, पूछिएगा उनसे। और इनके भाजपा शासित सरकारों में कर्नाटक हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अभी तक बिहार में भी थे, वहां इमामों को तनख्वाह दी जाती है। इनकी कोई जवाबदेही है? तेलंगाना में दी जाती है इमामों को तनख्वाह, बताइए आप। लेकिन केजरीवाल मुस्लिम परस्त है, केजरीवाल इमामों को तनख्वाह देते हैं। अरे भाई, इमामों को तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मिला है, और वक्फ बोर्ड के लिए यह ऑर्डर हुआ कि वक्फ बोर्ड की आय होती है वक्फ की संपत्तियों से, इसलिए वक्फ के अधीन जो मस्जिदें आती हैं उसकी सुरक्षा और संरक्षा की जिसकी जिम्मेदारी है, उसको वक्फ बोर्ड तनख्वाह दे। यह है पूरा मसला। आप लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, आप उनके बारे में जो है कहते हैं कि साहब मैं लिख के लाया हूँ, कहते हैं जी कि चौराहे का गुंडा है। आप कहते हैं वो नशे में बोलते हैं मोदी जी। आप कहते हैं अमित शाह देश में दंगा कराता है। आप योगियों को नहीं छोड़ते हैं। अरे संत है भाई, आप बाबा जी को भी जो है लपेटे में ले लेते हो। और उसके बाद तो संत है तो मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? भाई, संत का काम है जाके मंदिर में पूजा पाठ करें। अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। अगर उस जवाबदेही को पूरा नहीं करेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो पूरा कर ही रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है, गनागन एकदम यूपी में। बुलडोजर चला तो रहे हैं, यहीं अभी नोएडा में देखा तो नहीं? अब देखा ना आपने, पहले त्यागी के घर पे चला, फिर जो लोग ताली बजा रहे थे उनके घर पे चला, फिर रेडी पटरी वालों पे चलता है, गरीब आदमी पे चलता है। चल तो रहा है बुलडोजर, अमीरों में भी चलता है भाई साहब। नहीं, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। सारे गुंडे, चाहे अतीक होए, मुख्तार होए, सारे बड़े बड़े जो विजय मिश्रा का भी नाम ले लीजिए, अतीक और मुख्तार का लिया कि बीजेपी को, तब आप बताइए किसी को छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़, चलाया जाए। दुबे, वो विकास दुबे जो उस पे भी चढ़ा, चला, यादव है कई, उन पे चला। तो देखिए क्या है कि राजपूतों पे कम चला भाई साहब। बिहार के हाई कोर्ट के एक जज का मैं बयान सुन रहा था। अब तो चूंकि आता है, प्रसारण होता है उसका यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या जुडिशरी का काम अब पुलिस करेगी? क्या जुडिशरी का काम अब सरकार करेगी?
क्या सिविल मामलों में फैसला आप इस तरीके से बुलडोजर चला के लेंगे? अरे उसकी एक प्रक्रिया है। अगर आप किसी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करना चाहते हैं, उस पर कोई कोर्ट का आदेश है कि हाँ इसका घर गिरा दो? नहीं, आपको सनक सवार हुई, गिरा दो इसका घर। अरे नहीं, सनक वनक वाली बात नहीं। अरे कैसे सरकार चलेगी? विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, वो भाग रहा था, वो हथकड़ी पहना, बेड़िया पहना, भाग रहा तो मार दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। अरे विकास दुबे को, अरे विकास दुबे कोई पंडित संत थोड़ा था। मैं कहां कह रहा हूं कि विकास दुबे संत था। मुख्तार विकास दुबे अपराधी था। मुख्तार अंसारी पे आपको कार्रवाई करनी है, या विजय मिश्रा पे करनी है, या अतीक अहमद पे करनी है, कीजिए ना, कार्रवाई कीजिए, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करके कार्रवाई करेंगे ना, कि किसी के घर पे भी बुलडोजर चला देंगे? भाई एक बहुत कुख्यात अपराधी है, मान लीजिए, उसका बेटा तो अपराधी नहीं है, उसकी पत्नी तो अपराधी नहीं है, उसकी बहन तो अपराधी नहीं है, उसके बूढ़े मां बाप तो अपराधी नहीं है। अपराधी पर कार्रवाई करने की इजाजत आपको कानून देता है, आप कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? तो उसके घर में जहां पे उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, उस पे आप कह रहे हैं हम बुलडोजर चलाएंगे। अरे आप तो ठाकुरवाद का आरोप लगाते हैं सरकार पे, आप कहते हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स नहीं, स्पेशल ठाकुर फोर्स है। अरे भैया, तो नाम पढ़ के भी तो सुनाया था आपको। हाँ सुनाया था सर। देखिए जाति, देखिए एक बात समझ लीजिए आप, जातिवाद के नाम पर जो लोग खुश होते हैं, दरअसल वो अपनी जाति का नुकसान करते हैं। अच्छा, कैसे? ऐसे नुकसान करते हैं कि वो जाति फिर दूसरी जातियों के लिए नफरत का कारण बन जाती है। इसलिए जातिवाद किसी भी दशा में अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको 26 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आप उन 26 करोड़ लोगों की चिंता कीजिए, उनके लिए काम कीजिए। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, सवर्ण भी है। लेकिन आपके राज्य में अगर हाथरस कांड होगा, आपके राज्य में अगर दलित को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाएगा, आपके राज्य में अगर बुलंदशहर के अंदर एक सीआरपीएफ के जवान को थाने में एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे घोड़ी पर बैठ के शादी करनी है, मुझे पुलिस की सुरक्षा दी जाए, इस पे सवाल नहीं उठेगा। देखिए, जातिवाद की मानसिकता और जातिवाद की कार्रवाई उस जाति के लिए ठीक नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। और ये मैं क्षत्रिय होकर मानता हूं कि अगर हमारी जाति का कोई नेता जातिवाद करा रहा है, तो दरअसल वो क्षत्रियों का ही सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। फायदा कौन उठाता है? चंद लोग उठाते हैं ना, कुछ डीएम बन जाते हैं, कुछ एसपी बन जाते हैं, कुछ थानेदार बन जाते हैं। उस समाज का क्या फायदा होता है? क्षत्रिय समाज के कितनी गरीब लड़कियों की शादी करा दी आपने, कितने लोगों को बीमारी में मदद कर दी आपने। आप अगर क्षत्रियों के संगठन, सामाजिक संगठन बना रहे हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए, बात समझ में आती है। ये क्या है कि हम एक ही जात के लोगों की पोस्टिंग करके हम जातिवाद चलाएंगे? कहां की है? अरे मैंने जब चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण हैं। देखिए ऐसा है, मैंने उस टाइम में पूरे एक आंकड़े जिलेवार दिए थे। हाँ दिए थे, बिल्कुल दिए थे। उसको अगर आपके पास वो आर्काइव पे वीडियो पड़ा होगा तो फिर से चेक कर लीजिएगा। मेरी आपत्ति इस बात पे है कि कोई भी हो, किसी भी जात का हो, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि वो ब्राह्मणवाद फैलाए, यादव मुख्यमंत्री बन जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि वो यादववाद फैलाए, किसी पिछड़े वर्ग। अरे भाई, आप अपने जाति के नेता हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपकी लोकप्रियता सबसे अधिक क्षत्रियों में हो सकती है, बहुत अच्छी बात है, हमको उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आपको एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पे बैठा दिया गया, तो आप 26 करोड़ लोगों के माई बाप हो, अभिभावक हो। आप ये भी कहते हो कि योगी जी के चेले हैं, बहुत माल पेले हैं, ये भी कहते हो आप। देखिए पोस्टर लगते हैं, आप कहते हो तो पोस्टर लग जाते हैं सब जगह। देखिए ऐसा है, अब आप ऐसा तुकबंदी मिलाते हो, संपादक टीवी के जो है हम पानी मांग जावे आपके आगे। तो देखिए ऐसा है कि मैंने आंकड़ों सहित सारी बातें कही हैं, कभी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। अगर 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन ट्रस्ट के द्वारा 18.5 करोड़ में खरीदी गई, तो 16.5 करोड़ का घोटाला ऑन पेपर मैंने आप लोग। अरे राम राम राम, आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हो। मंदिर में चंदा चोरी का मामला मैंने आपके चैनल्स को और सारे चैनल्स को कागज सहित दिखाया था, कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं। दूसरी बात आ जाइए, जब जल जीवन मिशन के घोटाले को उजागर किया तो उसके भी सारे कागजात सामने रखे। अभी जो ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर का जो कोरोना के समय में घोटाला हुआ, उसको हमने पेपर सहित उजागर किया। वेंटिलेटर की खरीद में जो घोटाला हुआ, उसको पेपर सहित उजागर किया। और तो और छोड़ दीजिए,
अभी एमयू साइन करने के नाम पे जो गड़बड़ी हुई है उसको हमने कागजात सहित उजागर किया। आप मुझे बताइए, एक 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 ऐसा विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया का, अमेरिका का, जिसमें कुल 23 कर्मचारी काम 25 कर्मचारी काम करते हैं। इतना तो लखनऊ के किसी अच्छे खासे रेस्टोरेंट में 25 से ज्यादा, शर्मा चाय में 40 लोग काम करता है। शर्मा चाय वाले के यहाँ 25 से ज्यादा कर्मचारी हैं। तो उस विश्वविद्यालय के साथ आप 35,000 करोड़ रुपए का एमयू साइन कर रहे हैं। ये आंख में धूल नहीं झोंक रहे हैं। आप कह रहे हैं हम नॉलेज सिटी बनाएंगे, हो सकता है कुछ में। नहीं, नॉलेज सिटी आप बनाएंगे उस विश्वविद्यालय के साथ जो अमेरिका में खुद ब्लैक लिस्टेड है, और आप चाहते हैं ऐसे मसलों पे हम लोग ना बोलें। देखिए, राजनीति में अगर आप हैं तो सच बोलने का आपके अंदर साहस होना चाहिए। आपने जानबूझ के अभी एक ऐसा आरक्षण करा दिया जिससे ओबीसी का आरक्षण ही साफ हो गया। चुनावों में जानबूझ के आप बेवकूफ हैं, आपको पता नहीं है। जब कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि भाई आप 3T फॉर्मूले से सर्वे कराकर तब आप आरक्षण की व्यवस्था चुनावों में लागू कीजिए। 7-8 महीने तक आप कोई पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ही नहीं करते, कोई सर्वे नहीं कराते। 2017 के सर्वे के आधार पे आप आरक्षण घोषित कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और हाई कोर्ट कह रहा है भाई ये कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराओ। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की एक पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी जो इनकी मानसिकता है वो समय समय पर उजागर होती है। और मैंने तो आंकड़ों सहित बताया था, जितेंद्र सिंह जी का बयान बताया था कि कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी, कितने सेक्रेटरी, कितने स्पेशल सेक्रेटरी, कितने एडिशनल सेक्रेटरी। भारत सरकार में तो इन्होंने ओबीसी और SC/ST का आरक्षण ही खा लिया है बिल्कुल। प्रोफेसर्स की नियुक्ति में देख लीजिए, VC की नियुक्ति में देख लीजिए, पूरे देश में यही काम कर रहे हैं। आप ये सब इसलिए कह रहे हो कि अब आपके नेतृत्व में देखो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कुछ अभी खास चुनाव में कर नहीं पाई है, अब निकाय चुनाव सर पे आ गए हैं, तो आप केवल ये माहौल बनाने के लिए सब बातें कर रहे हो। हम बताएं। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो 2017 के जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें हमें 50 सीटें मिली थी और 2 हमारे चेयरमैन जीते थे। लोकल बॉडी के चुनाव में हमने अपने अपेक्षा के अनुसार ठीक ठाक प्रदर्शन पिछली बार किया था। फिर अभी जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ उसमें करीब 40 लाख वोट हमें मिले थे, 83 हमारी सीटें आई थी। विधानसभा में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और 2 स्थानों पे, एक जगह 26,500 वोट, एक जगह 26,000 वोट, 25,000 वोट मिला। इसके अलावा हमारी कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन आम आदमी पार्टी की अब ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद और गुजरात और MCD जीतने के बाद मैं समझता हूं कि एक उत्तर प्रदेश में भी लोगों के मन में एक चाह है, एक उम्मीद है कि ये पार्टी कुछ बेहतर कर सकती है। मैं तो लोगों से यही कह रहा हूं, एक मौका आपने मोदी जी को दिया, एक योगी जी को दिया, ये शहरों की सफाई का काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए, छोटा काम हम ही को दे दीजिए, नाली साफ करें, झाड़ू साफ करें, देखिए हम करके दिखाते हैं कि नहीं। तो 1 जनवरी से हम लोगों ने इसको लेके एक सेल्फी विद कूड़ा का अभियान शुरू किया, जैसे हमने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान शुरू किया था, तो ऐसे ही सेल्फी विद कूड़ा का अभियान शुरू किया है। हमने तिरंगा शाखा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नदियों की सफाई का अभियान शुरू किया है। तो हम इस तरीके के कई कार्यक्रम लगातार, झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ की यात्राएं उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं 763 नगर निकाय में। तो ये सारे काम हमारे चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी। मुरादाबाद आप गए, आपने कहा वहाँ पे कि अमन बिक रहा है, ये चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। और आपने राधा जी का नाम ले लिया। बताइए, आप हिंदू विरोधी हैं, फिर वो बीजेपी वालों को मौका मिल गया। अरे आप कुछ और कर देते, वो राधा की जगह कुछ और कर देते। ऐसा है कि राधा हमारे लिए किसी का भी नाम हो सकता है, कहीं जरूरी है कि राधा नाम आप सीधे धर्म से ही जोड़ दें? राधा सीता मीरा थोड़ा बचता आदमी जो है। एक क्या नाम था उनका, उनके नाम में राम लगा हुआ था, गोरखपुर से चुनाव लड़े थे तो चुनाव हार गए वो। तो अब आप कहेंगे कि राम हार गया, धर्म का अपमान हो गया, भगवान श्री राम हार गए। ऐसे इसको इतना हल्का नहीं बनाना। अब बीजेपी तो यही कह रही है कि आप विरोधी जो है, इस तरह से बातें कर रहे हैं जो है। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि ऐसे इसको हल्का बना के आप प्रस्तुत करेंगे तो आपकी मंशा भी लोग समझते हैं, लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से आप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हमको ना कहिए, आप वो बीजेपी वालों कहिए। बीजेपी वालों को हाँ भाई, दर्शक समझ ले, हमको नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी को ही कह रहा हूँ। इस लाइन का मंतव्य क्या था? देखिए, ऐसा है कि
जो समाज की परिस्थितियां हैं उसको कहने के लिए, और ये मेरी अपनी लाइन भी नहीं है, किसी कवि की लाइन है। अब जैसे किसी कवि ने कहा कि किस रावण का शीश उतारूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। अब कोई इस पे कह दे भैया घर घर में तो कह रहे हैं रावण हो गया लंका। कहने का अपना सलीका होता है, तरीका होता है। अच्छा, आपने कहा आगे कि भाई शमशान में दलाली खाने वाली यूपी सरकार है। अब हमारे यहाँ के एक अवधि के कवि हुए, कहन बरखा में विद्यालय ढह गया, वही के खाले टीचर रह गया, तोहरन पूत के ठेकेदारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। अब सारे खद्दरधारी बेईमान थोड़ी हो गए। एक कहने का कवि हैं, शायर हैं, वो अपने लहजे से कहते हैं चीजों को। अच्छा, एक बात मैं बता दूं दर्शकों यहाँ पर कि संजय भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, माइनिंग इंजीनियर हैं। बहुत अच्छा। और मैंने भी भूगर्भ विज्ञान से जो है अपना बीएससी अप्लाइड जियोलॉजी ऑनर्स किया हुआ है। तो ये जो है इनके बारे में कम पता है लोगों को कि ज़मीन के भीतर भी भांप लेते हैं, ये राजनेताओं के भीतर की ज़मीन भी खोद लेते हैं, और कवि भी हैं, सब चीज़ें भी हैं। तो ये मतलब भूगर्भ विज्ञान से लेके और फिर राजनीति। देखिए, मेरी सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 94 के बाद जो है, मैंने अपनी एक जिले में एक संस्था बनाई थी, आज़ाद सेवा समिति। उसके माध्यम से ब्लड डोनेशन का काम, अस्पतालों में काम, पौशाला चलाने का काम, ये सारे काम करता था उस संस्था के माध्यम से। फिर आदरणीय रघु ठाकुर जी से मुलाकात हुई, एक सोशलिस्ट लीडर हैं, तो उनके साथ मिलकर राजनीतिक गतिविधियों में हमने हिस्सा लिया। 16 साल तक मैंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम किया, जो फुटपाथ के लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो एक लंबा सफ़र तय करके फिर राइट टू इंफॉर्मेशन में अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम किया। वो उसमें बड़ा नाम हुआ आपका, बड़ा सुपरहिट था वो। उसमें काफ़ी नाम हुआ, कई काम उसमें हुए छोटे से जिले से। तो फिर उसके बाद अरविंद जी के साथ ये अन्ना आंदोलन में आए और ये पार्टी का काम। तो समझ लीजिए कि 17-18 साल तो अरविंद जी के साथ समय हो गया। लोग समझते हैं कि आंदोलन में ही उनसे मुलाकात हुई, ऐसा नहीं, उससे पहले भी 2005-06 से हम लोग साथ। नहीं, आप उनके बड़े विश्वसनीय साथी हैं, और आपसे पहले और आपके बाद तमाम बड़े बड़े आए और बड़े बड़े निकल लिए, लेकिन आप अंगद के पांव की तरह अटल हैं। ये क्या है सेटिंग मतलब? नहीं, मेरा अपना ऐसा खुद व्यक्तिगत तौर पे भी मानना है कि जिसके साथ रहिए पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ, और चट्टान के साथ खड़े रहिए, और उसका जो भी आपके जो भी परिस्थितियां आती है, अपने मित्र का, अपने नेता का साथ देना चाहिए। आप राज्यसभा भेजे गए, इसके बाद तो भाई बड़े बड़े लोगों के तन बदन पे आग लग गई, नीचे से ऊपर तरे ऊपर जो है आपके बारे में तमाम टिप्पणी करने लग गए। पार्टी का निर्णय है, उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, और ठीक है। वापस यूपी पे आते हैं। आपने कहा शमशान में दलाली खाने वाली यूपी की सरकार है, ये क्या है मामला? देखिए, ये मामला वो है कि जो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, कोरोना के समय में लकड़ियां नहीं उपलब्ध करा पा रहे थे, अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे शरीर को, लाशों को, परिवार के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। उस समय हमारी दी गई ये प्रतिक्रिया है। क्या आदित्य अभी तो आप कह रहे थे कि हिंदू धर्म की भावना बड़ी आहत हो गई एक कविता की पंक्ति पढ़ने से। ये जो हिंदू धर्म के लोगों की लाशें नदी के घाटों पे सड़ी रही 2-2, 3-3 दिन तक, और चील कौवे कुत्ते नोचते रहे, उससे हिंदू धर्म की भावना आहत नहीं हुई? क्या हालत हुई थी उत्तर प्रदेश में, भूल गए लोग? गाजीपुर में, उन्नाव में, बलिया में, प्रयागराज में नदी के घाटों पे लाशें बिछी थी, हजारों हजार, और उसको फिर छिपाने के लिए वो टीन लगा देगी कि देखने न पावे कोई। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार की एक संवेदनशीलता कहीं ना कहीं। और ये लोग, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमें स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, हमको जो है वो अच्छी सड़कें बनानी है, और नए उद्योग लगाना है, देश को तरक्की पे ले जाना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव-गांव में शमशान होना चाहिए। जिस पार्टी की सोच ही शमशान बनाने तक है, वो क्या विकास करेंगे इस देश का, बताइए आप। और कई बार आपके मुंह से निकली हुई बातें ऐसी हो जाती हैं, सरस्वती बैठी रहती हैं, सही हो जाती है। आप बताइए, गांव-गांव में आप शकुनी वक्तव्य हो गया ये कि गांव-गांव में शमशान बन गए कोरोना के समय में। तो मैं समझता हूं कि नफरत को हम कहां तक लेके जाएंगे, कितनी दूर तक ले जाएंगे?
आप तो राहुल गांधी वाली बात कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। नहीं, मैं वही वाली बात आप कह रहे हैं। राहुल गांधी से प्रभावित कर नफरत रहे की हैं इस बारे में। बुनियाद पे हिंदुस्तान तो नहीं बन सकता। हाँ, तो आप भी मोहब्बत की दुकान खोलने के चक्कर में हैं क्या? कह रहा हूं, नफरत की हमारी पहचान क्या है? हम विविधता में एकता वाले देश हैं। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। ठीक है। जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, वो हमारा हिंदुस्तान। लेकिन वहीं पे लव जिहाद के केस भी आ रहे हैं सर। पूरे दुनिया में मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वहां ये भी तो केसेस आ रहे हैं। हिंदू लड़कियां सूटकेस में मिल रही हैं। सुन तो लीजिए आप, सुन तो लीजिए, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में हमारी पहचान क्या है कि हम एक विविधता में एकता वाले देश हैं। 135 करोड़ लोग अलग अलग जातियों, धर्मों, भाषाओं के कैसे एक साथ रहते हैं, ये दुनिया के लिए रिसर्च का विषय है। आप उसी छवि को खराब कर रहे हैं। आपने इतनी नफरत फैला दी है। फ्लाइट में इंटरनेशनल चल रहा आदमी वहां झगड़ा कर रहा है, कार लड़ जा रही वहां झगड़ा कर रहा है, ट्रेन में बैठना वहां झगड़ा कर रहा है, लिफ्ट में घुसना वहां झगड़ा, लिफ्ट से बाहर आना वहां झगड़ा कर रहा है, बस में बैठना वहां। इतना इतना गुस्से में ला दिया लोगों को। आज भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। वो तो कह रहे हैं विश्वगुरु, अरे वो कह रहे हैं विश्वगुरु बन रहे हैं। वो आपस में जेलेंस्की ने फोन करके कहा और मोदी, वो मान गए, पुतिन मान गए मोदी की बात। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। पुरानी बात। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोय, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोय। ये मिलीजुली संस्कृति का देश है, मिलीजुली सभ्यता का देश है। तब हिंदू लड़कियां सूटकेस में नहीं मिलती थी सर, यही तो बीजेपी वाले कह रहे हैं। अम्बेडकर का संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये हमारे महापुरुषों की देन है। क्या हम अपने उन महापुरुषों की दी हुई विरासत को मिटाना चाहते हैं? आप लव जिहाद पे बात नहीं कर रहे हैं क्या आप नहीं? लव जिहाद, मैं कह रहा हूं जो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए ना। 6 महीने में फास्ट ट्रैक करा के फांसी कराइए। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है आपको? किसने आपके हाथ पकड़ लिए हैं? आप कार्रवाई कीजिए। अब रेहान राहुल बन के कलेवा बांध के तिलक लगा के हिंदू लड़की को जो है वो सूटकेस में मार के फेंक देता है। अगर आप मुसलमान के हिंदू से शादी करने को ही एक कारण मानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पे सवाल उठ जाएंगे। उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो किसी का व्यक्तिगत जीवन है। किसी ने सूटकेस थोड़ा डाल दिया किसी को। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, जो सूटकेस में डालने वाले हैं वो अपराधी हैं, निशंस हत्या करने वाले दरिंदे हैं, उन पे कार्रवाई कीजिए। किसने आपके हाथ पकड़े हैं भाई? आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कीजिए, 6 महीने में सारे सबूत न्यायालय के सामने दीजिए, उन लोगों को फांसी करवाइए। आज भी देश के अंदर जो अपराध हैं, आप बताइए, निर्भया के कांड में कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी? बताइए हाथरस कांड में कितने लोगों को क्या सजा हो पाई? आप बताइए ना। हमारे जुडिशरी में करोड़ों करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनको न्याय दिलाने की व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए। अधिकार आपके पास है, सरकार आपकी है। न्यायालयों का गठन और कीजिए। ऐसे बड़े मामले जितने भी हैं उनको जल्दी से उनको कोर्ट के अंदर उसका निपटारा करवाइए, फैसले करवाइए। किसने आप कहाँ फैसले होंगे सर? ईडी और सीबीआई पे आप आरोप लगाते हैं, पुलिस पे आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है। और पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने, आपका आंकड़ा है, आप राज्यसभा में कहते हो आंकड़ा देते हो, बता तो रहा हूं ना। आप इसको कैसे निपटेगा? ये सुनिए ना भाई, 3000 से अधिक विपक्षी नेताओं पर ईडी का इस्तेमाल हुआ, 23 लोग दोषी करार दिए। सुन तो लीजिए, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, केंद्र सरकार का है। पंकज चौधरी जी जो एमओएस फाइनेंस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी जी के जवाब में ये बात कही। क्या कहा? आपके दर्शकों को भी पता होना चाहिए। 3010 छापेमारी पिछले 8 वर्षों में हुई, जिसमें से मात्र 23 लोगों पे आरोप सिद्ध हुआ, बाकी सारे मामले झूठे और फर्जी। तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का इस्तेमाल आप खाली दूसरों को छापेमारी करके बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, माहौल बनाने के लिए, चुनावी माहौल। खरीद फरोख्त का किडनैपिंग गैंग बन गई है भारतीय जनता पार्टी। अरे तो बड़ा सख्त शब्द, सख्त शब्द है, बड़ा कड़ा बोल रहे हैं आप। कड़ा बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, क्या किया कर्नाटक में, क्या किया मध्य प्रदेश में,
क्या किया उत्तराखंड में, क्या किया अरुणाचल में, क्या किया गोवा में? मैं सख्त बोल रहा हूं। गोवा में तो क्या सब खुद किया चले गए, गुजरात कांग्रेसी खुद चले गए, तो कोई खरीदा थोड़ा किसी को। क्या किया गुजरात में? नहीं, 2 सरकारें किया उन्होंने। पिछली बार जब 2017 में था, तब उस समय 13 सीटें आई थी बीजेपी की, तब कांग्रेस को तोड़ के खरीद के सरकार तोड़ा नहीं, कांग्रेसियों के हृदय परिवर्तन हो गया, समझिए बात। परिवर्तन हो गया, ठीक बात आप कह रहे हैं। तो मुझे भी वो रामचरितमानस की वो चौपाई सुनना है, भाजपाइयों से क्या सुनाते हैं जिससे उनके सारे विधायक उन्हीं की तरफ आते हैं। बताइए ना, रामचरितमानस की उन्हीं से पूछ लीजिएगा, कौन सी रामायण का कौन सा श्लोक, रामचरितमानस की कौन सी चौपाई सुना के वो लाते हैं इन विधायकों को। उनके पास एक भगवा वाशिंग पाउडर है, हम बताएं, वो मशीन में डालते हैं। हाँ। अब भगवा वाशिंग पाउडर डालते हैं, गर्र गर्र 4 बार घूमता, आदमी चकाचक होके भगवा बन के निकलता है बाहर। तो आपके पास नहीं है तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? तो वही भगवा वाशिंग पाउडर में गर्र गर्र करके सारी सरकारें पूरे देश में बना दे। तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? चुनाव कराने का क्या मतलब है? फिर उसी वॉशिंग पाउडर में तोड़ तोड़ के सारी सरकार बना ले, फिर चुनाव क्यों कराते हैं? चुनाव आयोग फिर क्यों? केजरीवाल भी आरोप लगाते हैं 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया एक विधायक का रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। कहता हूं आपको, विधायकों का एक किडनैपिंग गैंग है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये बताओ, आप पे डोरे डाले कभी? अरे आप बताइए ना, दिल्ली के अंदर प्रयास किया कि नहीं, और कहां पकड़ा गया वो? जब तेलंगाना में ये ऑपरेशन करने जा रहे, सोचिए 2 सीट है इनकी तेलंगाना में, और वहां सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उस ऑडियो में साफ तौर पे कहा कि दिल्ली के अंदर 43 विधायक हमारे संपर्क में है। दिनेश मोहनिया का वीडियो हम लोगों ने दिखाया ही था आपको, 2015 के दौरान प्रयास किया था इन्होंने। उनको तो आप साइडलाइन किए हो एकदम, मोहनिया जी एकदम किनारे हैं। उत्तराखंड की हार के बाद तो एकदम किनारे हैं वो। आपका आकलन हो सकता है। अच्छा, ईडी सीबीआई पे आप आरोप लगा रहे हो, और वही ईडी सीबीआई एकदम आपको परेशान की हुई है। मनीष सिसोदिया साहब हों, उनको तो भाई साहब शराब नीति के मामले में आए हाय इस कदर परेशान किया। अच्छा चलिए, मनीष सिसोदिया को परेशान किया, और बड़े बड़े आपके नेता सब अंदर हैं, विजय भाई, बाकी लोग सब अंदर हैं। कह रहा हूँ 14 घंटे मनीष सिसोदिया के घर में छापेमारी मारी, उनके गांव में छापेमारी की, उनके बैंक के लॉकर चेक किए, घंटों घंटे सत्येंद्र जैन के यहाँ छापेमारी की। कुछ तो निकाल के दिखाते हैं। इतनी संपत्ति मिली है, इतना गहना मिला है, इतने करोड़ रुपए मिले हैं, कुछ तो दिखाते हैं। क्या लेके आए? बच्चे का झुंझुना। झुंझुना? हाँ, बजाने वाला जो है। बैंक के लॉकर में जो पड़ा था वही देख के आए। तो लाकर झुंझुना में काहे रखा? तो मैं मतलब झुंझुना लाकर में क्यों रखा? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बचपन में जो भी उसको मिला होगा उपहार के स्वरूप, उस बच्चे को, उनके बच्चे को, बेटे को, वही रखा हुआ था। आप बदनाम कर रहे हैं एक आदमी को जो लाखों लोगों को अच्छी शिक्षा देने का बच्चों को काम कर रहा है। आप बदनाम कर रहे हैं उस आदमी को जो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना रहा है। उस सत्येंद्र जैन को आप अंदर करके, जो कोरोना के समय में लोगों की सेवा के लिए खुद जिंदगी मौत से बच के निकला। आपको मजा आ रहा है, कीजिए, आप कीजिए। वो राजेंद्र कुमार जी को 7 साल से आपने सस्पेंड करके रखा हुआ, क्या निकला उनके खिलाफ? तो मैं पूछूंगा नहीं कि ईडी सीबीआई आपकी कर क्या रही है। भाई ईडी सीबीआई किस लिए बनी हुई है? संजय रावत को 100 दिन के बाद छोड़ा गया, कहने लगे कोई साक्षी नहीं है संजय रावत के खिलाफ। तो मजाक बना रखा है आपने। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक पार्टी के इतने बड़े नेता, उनको आपने 100 दिन बस मन में आया, रात में सपना आया, मौज लेनी है, चलो बे अंदर उठो, चलो, उठा के आपने अंदर कर दिया। अभी शराब नीति वाले मामले पे जो है, जिसको ये लोग घोटाला कहते हैं, जो केजरीवाल साहब कहते हैं कि कोई तो बताओ पहले, एफआईआर में कोई और आंकड़ा है, और प्रवक्ता बैठ के थिथरेलॉजी करते हैं कि भाई सब 10,000 करोड़ का, कोई बोलता है 140 करोड़ का, कोई बोलता है 14,000 करोड़ का, कुछ पता नहीं है। तो एक बार हम चाहते हैं कि बता दें जरा दर्शकों को आप इस इंटरव्यू में, ये क्या मामला है? बड़ा शराब नीति, शराब घोटाला कहता आदमी। शराब घोटाला नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये एक प्रायोजित तरीके से पैदा किया गया भारतीय जनता पार्टी का बच्चा है। अच्छा। हाँ, जिसको वो पाल पोस के बड़ा करना चाह रहे हैं। वो बड़ा हो ही नहीं पा रहा बेचारा। अरे आप तो कुपोषित है, कुपोषित। आप इतनी बात कर रहे हैं। एक ने लिखा बैनर लगा के कि शराब घोटाले में हुए 1.5 लाख करोड़ के घोटाले के खिलाफ। अब भाई साहब, अच्छा जी, 1.5 लाख, बीजेपी का होर्डिंग है, पोस्टर देख लीजिएगा। पूरे दिल्ली सरकार का बजट है 70,000 करोड़।
और कह रहे हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया शराब घोटाले में। आप बताइए 150 लोगों की मौत हो गई अलीगढ़ में जहरीली शराब पी के। कितने चैनल्स पे डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई। अभी गुजरात के अंदर 100 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पी के, नकली शराब पी के। शराब बंदी वाले स्टेट में कितनी चर्चा हुई। 150 लोगों की मोरबी का पुल गिरने से मौत हो गई। और आप बताइए घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया। और फिर बीजेपी वहां जीती। 2 करोड़ रुपए का ठेका था, 12 लाख रुपए उस मेंटेनेंस कंपनी ने मेंटेनेंस में खर्च किया और पुल चालू कर दिया। और आज तक एफआईआर में उस कंपनी का और नाम बीजेपी नेताओं का उसमें जो है हिस्सा है। और अब बीजेपी नेताओं का हिस्सा भी है और नाम भी नहीं है उनके उस कंपनी का आज तक एफआईआर में। तो आप लोग इसको मुद्दा नहीं बना पाया भाई साहब, ये तो बड़ी खबर थी। मैं खूब बनाया मुद्दा। मीडिया आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो जो जिसमें बीजेपी का हाथ होता है वहां पे खबरें डाउन हो जाती है। आप अडानी और अंबानी के पता नहीं इतना नाराज काहे को, उनके सब अच्छा उनका चैनल है सारा उन्हीं को। कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी है। आप अगर इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, एयरपोर्ट आपको चाहिए, कोल इंडिया आपको चाहिए, बिजली आपको चाहिए, पानी आपको चाहिए, खेत आपको चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए। और भाजपा वाले क्या कहते हैं, भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे, भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, कोल इंडिया बेचेंगे, LIC बेचेंगे। तो भारत की संपत्तियां बेच के भारत माता की जय होगी कि भारत की संपत्तियां बढ़ाकर भारत माता की जय होगी। और फिर उसी पोर्ट में 21,000 करोड़ रुपए की वो मिलती है ड्रग, ये क्या होता है? कितनी कार्रवाई हुई उस ड्रग्स पे बताइए आप मुझे। वो तो मामला ही समझ में आया, कहाँ चला गया। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि अडानी का पोर्ट है इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। कैसे कार्रवाई होगी जब पोर्ट अडानी का है, तो कार्रवाई कैसे होगी? फिर आप लोग सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आप पिक्चर बहुत देखते हो यार, हमको लग रहा पिक्चरें बहुत देखते हो। पिक्चरें खूब देखता हूँ। हाँ, अब मैंने सुना आप थिएटर आर्टिस्ट नहीं, मैं आर्टिस्ट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन पिक्चरें देखता हूँ। कौन सी देखी आखिर सबसे लेटेस्ट ताजी? अरे कई पिक्चरें देखी, पिक्चर देखते रहते हैं। को सुने आप बढ़िया गाना गुनगुनाते हैं जो है। आपके मित्र बताते हैं कि आप बैठे रहते हो तो रात रात भर मंडली जमती है और आप चुटकुले सुनाते हो खूब बढ़िया बढ़िया, खूब गाना, खूब कहानी सुनाते हो। हाँ, गाने का शौक है। तो 1-2 लाइनें सुना दीजिए, नया साल है, बढ़िया पब्लिक मजा आ जाएगा। कौन अच्छा गाना जो भी आप सोचे। एक हमारी पार्टी के अंदर हम लोग गाना अक्सर गाते हैं, क्रांतिकारी गीत है। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। वाह वाह, क्या बढ़िया सुर है भाई, बहुत ही बढ़िया। और ये जो आप जिस तरह से क्रांतिकारी आपका नेचर है और क्रांतिकारी गाना गा रहे हैं, और उसी क्रांति तरीके से जो है आप एकदम बम्बू करके रखे हैं LG साहब के, बिना सक्सेना जी को सांस नहीं लेने दे रहे हैं, चढ़े हुए हैं सब आप ये सारे आम आदमी पार्टी के लोग। देखिए ऐसा है, अगर आप किसी एजेंडे के तहत आके काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठेगा। आप दिल्ली के LG हैं, आपको दिल्ली की जनता ने वोट नहीं दिया है, आप LG के तौर पे काम कीजिए ना। अपने अधिकारों का अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं आप? जो काम आपका नहीं है वो भी आप कर रहे हैं। फर्जी फर्जी रोज रोज चिट्ठी जारी करते हैं, भेड़िया वाली हालत हो गई आपकी। ऐसी हालत कर दी इन्होंने, हंसे तो ज्यादा हंसे क्यों, रोए तो ज्यादा रोए क्यों, बैठे तो ज्यादा बैठे क्यों, चले तो ज्यादा चले क्यों, सब पे चिट्ठी जारी हो रही है। एक घोटाला LG साहब ने कहा इसकी CBI जांच होनी चाहिए, तो हमने कहा भैया घोटाला क्या? बोले बस में घोटाला हो गया। हमने कहा बस क्या हुआ, कैसे क्या हो गया? बोले बस अभी खरीदी नहीं गई, बस घोटाला हो गया। अच्छा आप पता कर लीजिए। तो जब आप इस तरीके से बदनाम करने पे उतारू हो जाते हैं तो लोग भी आपकी नीयत को समझते हैं, फिर कहते हैं यार चलो ठीक है, ये तो इनका ड्रामा ही है रोज का।
नहीं, लेकिन परेशान तो आप लोग बहुत हो जाते हैं। आप लोगों की सारी फाइलें वो मंगा लेते हैं। अब कहते हैं केजरीवाल साहब हर फाइल पे साइन करें, उसके बाद फिर तमाम दूसरी तरीके की चीज़ें देखिए, उनको जो करना है करने दीजिए। जांच बैठा दिया कि भाई दिल्ली सरकार विज्ञापन नहीं जारी जांच कर करें सकती, ना। ये नहीं कर सकती। जितनी फिर मन- 97 करोड़ रुपए दो आप, पहले तो ये बताओ मैं कह वो रहा कब दे रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ खूब जांच करें वो। जब कुछ हकीकत होगी तभी तो निकलेगा ना। जांचें तो हमारे खिलाफ खूब हो चुकी हैं। 97 करोड़ तो मांग रहे हैं वो। तो फिर बाबा जी से भी वसूली होनी चाहिए, कौन बाबा योगी जी? आदित्यनाथ जी से, मोदी जी से भी वसूली होनी चाहिए। कैसे कैसे? हजारों करोड़ का विज्ञापन इन्होंने भी दिया है, अरे सब फाइल पकी हुई है उनकी, आपका मामला कच्चा। 97 करोड़ के मांग रहे हैं। क्योंकि वो भाजपा के हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनकी सरकार है, इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन पे कार्रवाई होगी। तो इसको लोग समझते हैं, और ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, हम लोग आंदोलन की भट्टी में तब के निकले हुए लोग हैं। हमें मालूम है ये क्या करेंगे, और उसके लिए हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से तैयार हैं। इनको जितने फर्जी मुकदमे लगाने हो लगाएं, जितनी जांचें करानी हो कराएं, न इसमें कुछ निकलेगा और ना ही अब जनता को इनकी किसी भी जांच पर भरोसा है। मैंने आपको उदाहरण तो दिया ना, 3010 छापेमारी में अगर मात्र 23 लोगों पे आरोप सिद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब ईडी का कन्विक्शन रेट है 0.5%। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत की सरकार बता रही है। और इतना फौज फाटा खर्चा हो रहा है सब उसमें जो है। खर्चा हो रहा है। अभी भी 30 करोड़ रुपए मांगा उन्होंने, ग्रांट मांगी, सदन से मंजूरी मांगी। हम कुछ ना बोलेंगे ईडी के बारे में, भैया हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। पता लग कर हमारे पास आ गए तो राजनीतिक दल ने चंदा वंदा मिल रहा है, हम पे तो विज्ञापन पे ही चैनल चलाना है भाई साहब। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ बोले भी नहीं है। देखिए आप रिवाइंड करके देख लीजिए। एमसीडी आपके पास आ गई। अब दिल्ली का कायाकल्प कैसे होगा? क्योंकि अब आप 3 हफ्ते में, आप कह रहे हो कि इधर 3 हफ्ते में हमने काम किया, और आप 3 हफ्ता बनाम 15 साल कर रहे हो। देखिए, इसमें हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है तो दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाना, जो हमारे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था कि दिल्ली को आपने कूड़े का पहाड़ बना दिया, दिल्ली को कूड़े का साम्राज्य बना दिया। दिल्ली में जगह जगह कूड़े 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 वाली स्थिति थी, तो उससे निकालना सबसे पहली प्राथमिकता है आम आदमी पार्टी की। दूसरा है दिल्ली के एमसीडी के स्कूल, क्योंकि सरकारी स्कूल हमारी प्राथमिकता में है। सरकारी स्कूल जहाँ जहाँ हमें मौका लगा ठीक करने का, हमने, आप जाके देख सकते हैं, वो एक अनुकरणीय उदाहरण है अपने आप में। बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे हैं सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड हैं, हॉकी के ग्राउंड हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। तो हमने स्कूल में, हॉस्पिटल्स में अपने दिल्ली सरकार के माध्यम से काम किए हैं। अब जो हॉस्पिटल्स और स्कूल एमसीडी के हैं, उसमें भी एक क्रांतिकारी बदलाव करना है और एक अच्छा वहाँ पे काम करके दिखाना है, जिससे कि ये भरोसा लोगों का बने कि आम आदमी पार्टी को जहाँ काम करने का मौका मिलता है, गवर्नेंस तो इन्हीं को आती है। कहते हैं ना लोग, भाजपा वाले, इनको सरकार, पहले क्या कहते थे, अभी जैसे आप कह रहे हैं कार्डर नहीं, पहले कहते थे सरकार चलाना नहीं आता, अनुभव नहीं है। तो हमने कहा कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें व्यापम घोटाला करना नहीं आता, हमें रेड्डी ब्रदर्स की माइनिंग घोटाला करना नहीं आता, हमें राफेल खरीद में घोटाला करना नहीं आता, लेकिन स्कूल कैसे बनते हैं, अस्पताल कैसे बनते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य में, बिजली पानी में कैसे काम होता है, ये हमें आता है। भारत की पहली सरकार है जिसने फ्री बिजली के बारे में सोचा। 75 साल में तो बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन ये सोच अरविंद केजरीवाल के दिमाग में आई कि गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी एक बयान आया, अभी कहा गया कि केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को दिसंबर 2023 तक फ्री राशन देने की जो योजना है उसको 1 साल और बढ़ा दिया है। वो दिसंबर 22 तक की थी। तो एक सवाल मेरा मन में ये आया कि जिस देश में 132-35 करोड़ लोग हों और 80 करोड़ लोग अगर मुफ्त का राशन खाएं, तो ये उस देश के राजा की, शासक की कामयाबी है या उसकी नाकामी है? और मेरे बेटे ने, 13 साल का मेरा बेटा, उसने मुझसे सवाल पूछा कि पापा देश की आबादी कितनी? हमका बेटा 132-35 करोड़। अब बोला कि पापा यहाँ तो कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना देंगे।
तो पापा इतने लोग तो यानी कि नकारा हैं, भूखे हैं। तो ये सवाल का जवाब दे नहीं पाया भाई साहब मैं उसको। मैं दे रहा हूं आपको। ऐसा है कि अभी एक हंगर इंडेक्स का आंकड़ा निकला था जिसमें भारत नाइजीरिया से पीछे चला गया। तो भूखमरी के मामले में हम लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। मतलब भूखमरी का जो हमारे यहाँ स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भूखमरी दूर करने के मामले में हम पीछे होते जा रहे हैं। अब सरकार कहती अरे बताइए, हम ऐसे देश जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास राशन नहीं है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप खुद मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को इस देश में राशन की 5 किलो चावल दाल की आटा की जरूरत है। ये तो सरकार की स्वीकार्यता है ना कि 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया नहीं है, राशन की उनको जरूरत है। ये तो आप मान रहे हैं। तो इसमें हम खुश हों कि इसमें हम रोएं? सवाल तो ये है। ये खुश होने की बात नहीं है। आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आपने कौन सा आत्मनिर्भर भारत बनाया भाई? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को। 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। ये लोकसभा में सरकार का जवाब है। आपने कहा था किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, क्या हुआ उसका? आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, आटा दाल चावल दूध दही छाछ सबके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। कैंसर की दवा से लेके, किडनी की दवा से लेके, हार्ट की दवा से लेके, टीबी की दवा से लेके सब कुछ 814 दवाएं आपने महंगी कर दी। आप महंगाई आसमान पे पहुंचा रहे हैं। और आपने एक चीज सीखा है, टैक्स से जनता को जितना चूस सकते हो चूसो, टैक्स खूब बढ़ाओ और उनका पेट पालने भर के लिए बस ठीक है इनको राशन देके बस जिंदा रखो। और फिर बयान आ जाता है कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। अरे गजब हो गया भाई। बयान सुन के मैं एमबीए किया हूं भाई साहब, मैं तो लगा कि खंबे पे सर मार दूं अपना। कि कैसा बयान कोई देता है? ना। खंबे पे सर मत बताइए। इस देश में महंगाई नहीं है, आपकी महंगाई सहन करने की क्षमता कम हो गई है। इस देश में बेरोजगारी भी नहीं है, आपके बेरोजगारी सहन करने की क्षमता कम हो गई। आप इनटॉलरेंट हो गए हैं। आप कहानी ये है। आपको बुखार नहीं है, कोरोना नहीं है, कोरोना सहन करने की आप में शक्ति कम हो गई है। आप समझते नहीं सरकार की बात। नहीं, अब मैं समझ गया। नहीं, समझा कीजिए। बढ़िया समझाया आपने। एकदम समझा कीजिए। महंगाई है ही नहीं इस देश में। महंगाई सहन करने की शक्ति आपकी कम हो गई है। देखने का नजरिया अपना बदलिए अतुल जी। ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना शिक्षा है। राहुल गांधी ने 19 के चुनाव में कहा था कि गरीबी जो है एक वैचारिक अवस्था है। वो होती नहीं है, वैचारिक अवस्था है। निर्मला सीतारमण जी वही कह रही हैं। बहुत मजा आया संजय भाई बात करके, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में कैमरा आपकी तरफ। नया साल है, दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें, कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ पाया हूं और लगे कि बताना ज़रूरी है, तो फ्री स्टाइल। मैं तो बस सिर्फ इतना इस देश के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि इस मुल्क को बचाने के लिए आपके अंदर जो देशभक्ति का भाव है, आपके अंदर जो इस देश के लिए जज्बा है, आज किस हालत में हम लोग खड़े हैं, इसको सोचने के लिए कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जरूर निकालिए और सोचिए कि जिस देश की 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बिक रही हो, जिस देश में 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया जाता हो, जिस देश में बेरोजगारी, किसानी, अशिक्षा, महंगाई जैसी समस्या सुरसा जैसे मुंह फैला के आपकी ओर बढ़ रही हों, उसको बचाने के लिए हमारी आपकी क्या भूमिका हो सकती है। आज अग्निवीर जैसी योजना को लागू करके देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, भारत की सेना के साथ और नौजवानों के साथ खिलवाड़ जो किया जा रहा है, ये सारे प्रश्न हैं। नए साल की हृदय की गहराइयों से आपके लिए शुभकामनाएं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, ईश्वर आपको खूब तरक्की दे और इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की खुशहाली में नफ़रत की दीवार को गिरा के मोहब्बत की दीवार को मजबूत करके हम लोग और आगे बढ़ें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो जनहित में काम कर रहे हैं, आप जनहित में जो मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका इस वर्ष में आपको प्रतिफल मिले, जनता आपके साथ और जुड़े, सदन में जितनी धाकड़ तरीके से आपकी आवाज़ गुंजायमान होती है वो और बढ़े और जनहित में आपकी आवाज़ वाकई कल्याणकारी साबित हो, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।